17वीं सेंचुरी में अंग्रेज़ों का भारत में आना हुआ। उस समय भारत पर मुग़लों का शासन हुआ करता था। वहाँ पे उन्होंने व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, लेकिन उनका असली मकसद ये था कि पूरे एरिया पे कब्ज़ा करना और यहाँ की प्रॉपर्टी को लूटना, क्योंकि अगर उनको आसपास का एरिया कब्ज़ाना था तो भारत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ से इंडोनेशिया सब जगह जाया जा सकता था। भारत के राजाओं में आपस में बनती नहीं थी, उनकी लड़ाइयों का फ़ायदा उठाया और आखिरकार बक्सर और प्लासी के युद्ध में के बाद से भारत में अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया। वहाँ से शुरू हुआ अंग्रेज़ों का राज और भारतीयों का शोषण। अगर किसी संपत्ति का कोई मालिक नहीं मिलता था या उत्तराधिकारी नहीं होता था तो वो प्रॉपर्टी ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाती थी, जिसका विरोध झांसी की रानी ने 1857 में किया था। इसके बाद कई विद्रोह होते थे। मैं लास्ट में उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन सब दबा दिए जाते थे। फिर 1857 में जब गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस आए, जिनको मुंह से काटना पड़ता था, इससे सैनिकों में की भावनाओं को ठेस पहुंची, उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची, लेकिन वो लोग उसके खिलाफ विरोध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो लोगों को डर था। तो ऐसे में सामने आए मंगल पांडे। मंगल पांडे ने इन सब का नेतृत्व किया। ये आंदोलन काफ़ी बड़ा रहा, इसमें कई लोग ज्वाइन हुए, लेकिन वो लोग असफल रहे। आखिरकार इस विद्रोह को बाकी विद्रोह की तरह दबा दिया गया और मंगल पांडे को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। फिर 1885 में A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी। उस समय बंगाल में आज़ादी की लहर चल रही थी। सभी लोगों ने वंदे मातरम और का नारा लेकर विरोध करना शुरू किया, जिससे धीरे धीरे अंग्रेज़ परेशान हो गए और फाइनली लॉर्ड कर्जर ने बंगालियों को दो भागों में डिवाइड करने का सोचा, हिंदू और मुस्लिम, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल, जिसका काफ़ी विरोध हुआ। कई लोगों ने इसका खूब विरोध किया, जैसे खुदीराम, बादल, बिनोय, दिनेश, ये सभी स्वतंत्रता सेनानी हैं। इन्होंने हथियार उठा लिए कि हाँ, अब हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन धीरे धीरे उनको भी दबा दिया गया, लेकिन धीरे धीरे बंगाल में ये चीज़ें बढ़ती रहीं, आम हो गया। फिर अंग्रेज़ों ने हड़कर बंगाल से राजधानी दिल्ली शिफ्ट करने का कर दिया। उसी बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, जहाँ पर भारतीय सैनिकों को जंग पे भेजा गया ब्रिटिश सेना की ओर से। 1915 के आसपास गांधी जी का भारत में आगमन हुआ। उन्होंने ये फैसला किया कि वो भारत को आज़ादी दिलाकर ही रहेंगे। फिर वहाँ पर ब्रिटिश जज सिडनी रॉलेट आए, जिन्होंने एक नया कानून पास किया कि ब्रिटिश सरकार, पुलिस चाहे तो किसी भी व्यक्ति को बिना कुछ कहे अरेस्ट कर सकती थी। पढ़ने लिखने का भी अधिकार छीन लिया गया था। इसका विरोध हुआ, रॉलेट सत्याग्रह शुरू हुआ। उसके तहत सभी तरह की मीटिंग्स को बैन कर दिया गया। जनरल डायर ने 4 लोगों के खड़े रहने पर भी रोक लगा दी। ऐसे में बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए कुछ लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। वहाँ पे जनरल डायर ने सभी दरवाज़ों को बंद करके लगभग 10 मिनट तक लगातार फायरिंग करवाई, जिसके फलस्वरूप 1000 से 1500 लोग मारे गए, कई घायल हुए और इस चीज़ से पूरा देश स्तब्ध रह गया, क्योंकि इस तरह से किसी हत्या करना बहुत ही निर्मम बात थी। अब पूरे देश में इस चीज़ का विरोध होना शुरू हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी इस चीज़ का काफ़ी विरोध किया। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होने लगे। इसके तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लागू करी। लेकिन 1922 में चौरी चौरा में कुछ भारतीयों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे कई अंग्रेज़ अफसर, भारतीय हवलदारों को नुकसान हुआ, मारे गए, जिससे गांधी जी ने ये
आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन अब बारी थी भारतीयों के बदला लेने की। तो 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने काकोरी ट्रेन को लूटने का फैसला किया। उससे लूट कर वो क्या करना चाहते थे, वो लोग हथियार खरीदना चाहते थे ताकि अंग्रेज़ों से लड़ सके, जिसे हम काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। लेकिन उन्होंने किसी भी भारतीयों को नहीं लूटा, उन्होंने केवल और केवल अंग्रेज़ खजाने को लूटा। उसके बाद 1927 में ब्रिटिशर्स ने नया कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाई, लेकिन उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। साइमन कमीशन, उसका विरोध किया गया साइमन गो बैक के नारों से, काले झंडों से, जिसका लाहौर की तरफ जिसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय जी। वो कई युवाओं का प्रेरणा स्रोत थे। भगत सिंह, राजगुरु के भी वो चहेते लीडर थे। उनके सामने ही पुलिस के लाठीचार्ज में उनकी मौत हो गई, जिसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु दोनों ने आगे आए और बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर असेंबली में बम फोड़ा। फिर कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज का नारा लिया। 31 दिसंबर को लाहौर में उन्होंने झंडा फहराया और 26 जनवरी 1930 में पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको नहीं माना। फिर गांधी जी ने सिविल डिसोबे मूवमेंट स्टार्ट करी 1930 में, और उसके साथ साथ उन्होंने कई और, जैसे कि डांडी मार्च, सॉल्ट मार्च, ये सब चालू करी। इसके साथ साथ कई तरह के विरोध प्रदर्शन और शुरू हुए। हड़ताल की उन्होंने। पूरे भारत में काम, स्कूल, ऑफिस सब कुछ बंद करवा दिया। विदेशी वस्तुओं को जलाया गया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज़ गांधी जी से भय खाने लगे। अब इसके बाद गांधी जी को कई बार बुलाया गया, कई ट्रीटी उन्होंने साइन करी थी। पूना ट्रीटी साइन की थी अंबेडकर जी के साथ में। फिर उनको राउंड टेबल के लिए बुलाया गया। राउंड टेबल से आते ही उन्होंने दोबारा से सत्याग्रह शुरू किया 1933 में। ठीक है। फिर उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया लागू किया गया। गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया के तहत भारत में नए नए कानून बनाए जाते थे। अब सत्याग्रह मूवमेंट चल रहे हैं 1993 के। कई सत्याग्रह मूवमेंट आएंगे। फिर साथ ही आगमन होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। वो उनके हरिपुरा कांग्रेस के सभापति भी रहे। उसके बाद फिर से 1939 में वो फिर से सभापति चुने गए, लेकिन इस बार उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया कांग्रेस के पद से और फॉरवर्ड ब्लॉक ज्वाइन कर लिया। फॉरवर्ड ब्लॉक में वो हिटलर के साथ में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाना चाहते थे, लेकिन उसके तहत सभी कांग्रेस वालों ने अपना अपना पद त्याग दिया। सुभाष चंद्र बोस को उन्हीं के घर में अरेस्ट किया गया। बड़ी ही मुश्किल से वो बचते बचाते अपना रूप और नाम बदलकर बर्लिन पहुँचे हिटलर से मिलने। जब वो हिटलर से मिले तो हिटलर ने उनका साथ देने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो वापस जापान आए। जो ब्रिटिश सिपाही जापान ने पकड़े थे उनके साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज बनाई और राजभोई के साथ मिलकर तैयारी करी उसको वापस लाने की, भारतीय सेना को वापस लाने के लिए, खून का बदला खून से लेने की। लेकिन जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया, जिससे आज़ाद हिंद फौज कमज़ोर पड़ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेताजी के जज्बे को देखकर पूरा देश एकदम तैयार हो गया, सबके पास आज़ादी की वजह हो गई। फिर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ और 9 अगस्त को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। फिर इस बार भारत रुका नहीं। इस बार जेल जाने का डर, मरने का डर किसी को भी नहीं था। भारत एकदम आज़ाद होना चाहता था, लेकिन वहाँ एंट्री हुई मोहम्मद अली जिन्ना की। 1946 में उन्होंने ये डिमांड करी कि वो एक अलग राष्ट्र चाहते थे, एक मुस्लिम राष्ट्र, जो कि मुस्लिम्स के द्वारा चलाया जाए, ना कि किसी हिंदू के द्वारा।
तो इस बात से कांग्रेस के सभी नेता बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे, लेकिन जिन्ना अपनी बात से नहीं हिले। इसी तहत देश का आज़ादी तो फिक्स था, लेकिन किस कीमत पर। तो अब दो भागों में भारत डिवाइड होने लगा। दंगे हुए, जो पहले साथ में दोस्त हुआ करते थे, भाई हुआ करते थे, वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए, लूट पाट करी, एक दूसरे को मारा। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान फॉर्म हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। लेकिन किस ग्राउंड पर? अंग्रेज़ों तो चले गए, अंग्रेज़ों ने हमको दो भागों में डिवाइड कर दिया। फिर बाद में दंगे हुए, मारकाट हुई, जो सबसे बड़ा इतिहास में सबसे बड़ा पलायन पार्टीशन को ही माना जाता है। अंग्रेज़ों की वजह से भारत अब 3 भागों में डिवाइड हो चुका है। ऐसा भारत तो किसी ने भी नहीं चाहा होगा, किसी भी नेता ने नहीं चाहा होगा, किसी भी फ्रीडम फाइटर ने नहीं चाहा होगा। इसके साथ साथ हम लोगों इसके आगे आने वाली क्लिप्स में ये देख पा रहे हैं कि कई और आंदोलन हुए थे।